आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर हर किसी की आंखें भर जाएंगी, क्योंकि इस महिला ने एक ऐसी त्रासदी झेली है जो शायद आज तक किसी के साथ हुआ नहीं होगा। एक महिला जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ भीड़ में शामिल इतने लोगों ने बलात्कार किया कि वो महिला गिनती भूल गई। उस महिला की मां समेत परिवार की 6 महिलाओं के साथ बारी बारी से बलात्कार करके उन्हें मार दिया गया और उस महिला के परिवार के 14 लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं उस महिला की 3 साल की बेटी का सर पत्थरों से पटक पटक कर हत्या कर दी गई और उस भीड़ को एक दिन की जन्मी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। उस बच्ची को एक गहरी खाई में फेंक दिया और जब जाना कि सब मर गए हैं तो वहां से पूरी की पूरी भीड़ चली गई, लेकिन किसी तरह उस महिला की जान बच गई और उस महिला ने इंसाफ पाने के लिए बरसों तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जब इंसाफ मिला तो वो भी सिर्फ दिखावे भर का। जी हाँ, दिखावे भर का। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय वो दरिंदे अब जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि ऐसे दरिंदों को सरकार के नेताओं द्वारा संस्कारी बताया जाता है। ये कहानी है साल 2002 में गुजरात दंगों के दौरान इन दंगों का शिकार हुई एक महिला बिल्किस बानो की। नमस्कार, मैं सुरेंद्र, स्वागत है आपका घटना तक में। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे 59 कार सेवकों को जलाकर मारने के बाद पूरे गुजरात में 28 फरवरी की सुबह से ही दंगे भड़कने शुरू हो गए थे। जगह जगह पर आगजनी की जा रही थी, लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था और माहौल इतना भयावह हो गया था कि लोग अपने परिवार के साथ लाखों की तादाद में घरों को छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर थे। इसी दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव में रहने वाली एक मुस्लिम बस्ती पर एक उन्मादी भीड़ ने अचानक से हमला कर दिया। उनके घरों को आग लगाने लगे, लोगों को मारने लगे। तभी एक महिला दौड़ते हुए अपने घर के अंदर आई और बोली, भागो, हमारे घर को आग लगाई जा रही है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि बिल्किस बानो की चाची थी। जिसके बाद बिल्किस बानो अपनी 3 साल की बेटी को लेकर और पूरा परिवार घर के पिछले दरवाजों से निकलकर खेतों की तरफ भाग गया। जब पीछे मुड़कर देखा तो उनका घर आग की लपटों में जल रहा था। ये आखिरी बार था जब उस परिवार ने अपने घर को जलते हुए देखा था। इसके बाद पूरा परिवार अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश में चलने लगा, लेकिन उनकी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि वो परिवार फिर कभी सुरक्षित स्थान पर पहुंच ही नहीं सका। वो परिवार लगातार सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए 2 दिनों तक चलता रहा और इसी सफ़र के दौरान बिल्किस बानो की ननद शमीम ने एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया। इस सफ़र के तीसरे दिन जब पूरा परिवार छप्परवाड़ गांव के पास से गुजर रहा था तो 2 ट्रकों में जा रही एक भीड़ ने पूरे परिवार को दूर से ही देख लिया। उस भीड़ के हाथों में तलवारें थीं, डंडे थे, हंसिए जैसे हथियार थे और जैसे ही देखा कि एक मुस्लिम परिवार है, उस पर ऐसे टूट पड़े जैसे कोई शिकारी शिकार पर टूट पड़ता है। परिवार में शामिल पुरुषों ने उस भीड़ के सामने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, उन्हें बख्श देने की भीख मांगी, लेकिन वो भीड़ जरा भी तरस नहीं खाई और पुरुषों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद परिवार में शामिल महिलाओं से एक एक करके बलात्कार किया और तब तक करते रहे जब तक उनकी जानें नहीं चली गईं। इन महिलाओं में बिल्किस की माँ और उनकी ननद शमीम भी शामिल थी, जिसने भी एक दिन पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया था। इसके बाद उस भीड़ ने बिल्किस की 3 साल की बेटी सालेहा का सर पत्थरों से पटक पटक कर वहीं पर उसकी हत्या कर दी और उस भीड़ को उस एक दिन की जन्मी बच्ची पर भी तरस नहीं आया। उस बच्ची को एक गहरी खाई में फेंक दिया और इसके बाद पूरी भीड़ बिल्किस पर टूट पड़ी, जो 5 महीने की गर्भवती थी। उसके साथ पूरी भीड़ ने तब तक बलात्कार किया जब तक बिल्किस बेसुध होकर बेहोश नहीं हो गई। जब भीड़ ने जाना कि सभी के सभी मर चुके हैं तो पूरी भीड़ वहां से चली गई, लेकिन कुछ देर बाद जब बिल्किस को होश आया तो उसने पाया कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके चारों तरफ उसके अपनों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो
उसे अपने आसपास का भला कहाँ ध्यान रहता है। बिल्किस वहाँ से उठी और पास में पड़े छोटे से कपड़े से अपना कुछ तन ढक कर वहाँ से चली गई। इसके अगले दिन वो किसी गांव से गुजर रही थी, तभी एक आदिवासी महिला की बिल्किस पर नज़र पड़ी और उसकी दशा को देखकर अपने कुछ कपड़े दिए ताकि बिल्किस अपना बदन ढक सके। बिल्किस को प्यास लगी, वो एक नल में पानी पीने लगी। तभी वहाँ से एक होम गार्ड गुजर रहा था और होम गार्ड को गुजरता देख बिल्किस की कुछ हिम्मत बंधी और उसने अपनी पूरी की पूरी कहानी उस होम गार्ड को बताई। होम गार्ड बिल्किस को लेकर पास के ही लिमखेड़ा पुलिस थाने पहुंचा, जहां पर तैनात कांस्टेबल सोमा भाई गौरी के द्वारा बिल्किस की रिपोर्ट को दर्ज करने से साफ साफ मना कर दिया गया और बिल्किस को रिलीफ कैंप पर डाल दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद जब कुछ लोकल पत्रकारों को बिल्किस के परिजनों की लाशें मिली, तब जाकर बिल्किस बानो के बयान के आधार पर पुलिस के द्वारा बिल्किस की रिपोर्ट को दर्ज किया गया। इसके 4 दिन बाद पुलिस के द्वारा बिल्किस का मेडिकल टेस्ट करवाया गया और पाया गया कि उसके साथ अनगिनत लोगों ने बलात्कार किया था। इसी दौरान बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल बिल्किस को ढूंढते हुए किसी तरह उसी राहत कैंप जा पहुँचे, जहाँ पर एक कोने में बैठी बिल्किस सुबक सुबक कर रो रही थी। बिल्किस बानो के पति याकूब रसूल ने पहले से ही बिल्किस बानो के साथ में क्या हुआ है सुन रखा था, इसीलिए उन्होंने बिल्किस बानो से इसके बारे में ज़रा भी बात नहीं की। और इधर पुलिस के द्वारा लगातार बिल्किस बानो के अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस के द्वारा बिल्किस बानो के परिजनों का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो डॉक्टरों के द्वारा ना तो कोई उनके ब्लड सैंपल इकट्ठे किए गए, ना कोई बायोलॉजिकल सैंपल लिए गए। और यही नहीं, पुलिस के द्वारा बिल्किस बानो के एक सादे पेपर पर हस्ताक्षर, उसके अंगूठे का निशान लेकर अपराधियों के नाम तक बदल दिए गए। और ये सब इसलिए किया जा रहा था कि उन दरिंदों को बचाया जा सके। और इसी के साथ पुलिस के द्वारा बिल्किस को बिना बताए उसके परिजनों को एक गुप्त स्थान पर दफन कर दिया गया। और पुलिस के द्वारा बिल्किस बानो के केस को इस तरह से तैयार किया गया कि वो कोर्ट में जरा भी टिक ना सके और 25 मार्च को ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा बिल्किस बानो के केस को खारिज कर दिया गया। लेकिन बिल्किस बानो और याकूब रसूल ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो किसी तरह मानवाधिकार की मदद से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपने केस की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो की इस मांग को स्वीकार करते हुए उसके केस को सीबीआई को हैंडल कर दिया और उसी के साथ एक जाने माने वकील हरीश साल्वे को बिल्किस बानो का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया। इसके बाद जब सीबीआई ने बिल्किस बानो के केस की जांच शुरू की तो ऐसे ऐसे तथ्य सामने निकले जिनसे साफ साफ ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस पहले दिन से ही लगातार उन अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। फिर वो चाहे लिमखेड़ा पुलिस थाने पर सोमा भाई गौरी के द्वारा बिल्किस की रिपोर्ट लिखे जाने से मना करना हो, डॉक्टरों के द्वारा ब्लड सैंपल ना लिया जाना हो, या फिर उसके हस्ताक्षर लेकर अपराधियों के नाम बदलना हो, ये सारे तथ्य गुजरात पुलिस और गुजरात सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहे थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब बिल्किस बानो के परिजनों के शवों को सीबीआई के द्वारा दफनाए गए उन कब्रों से फिर से निकाला गया। जब सीबीआई ने उन शवों को निकाला तो पाया कि किसी के शरीर पर भी उनके सर नहीं थे। उन सभी की बॉडी के सरों को काट दिया गया था और उनकी बॉडी में इतनी मात्रा में नमक डाला गया था ताकि जल्दी से जल्दी उनकी बॉडी को सड़ाया जा सके। और इस बात की पुष्टि की उन शवों को दफनाने वाले एक गवाह ने, उसने सीबीआई को बताया कि उसने ही इन शवों को दफनाया था और पुलिस ने इस काम के लिए उन्हें 250 रुपये भी दिए थे। इस जांच के दौरान वो अपराधी लगातार बेल पर जेल से बाहर आते थे, बिल्किस को धमकाते थे, उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते थे। उसी डर के कारण बिल्किस बानो ने 20 बार से ज़्यादा
रहने वाले घरों को बदल चुकी थी। बिल्किस बानो ने इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की थी कि उसके केस को गुजरात से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, क्योंकि उसे इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा था कि उसे गुजरात सरकार और गुजरात पुलिस उसके साथ कभी भी न्याय नहीं करेगी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसके केस को मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया था। जनवरी 2008 में सीबीआई ने अपनी जांच पूरी की और इस मामले में सीबीआई ने 11 लोगों को दोषी पाया, जिन्हें सीबीआई की कोर्ट के द्वारा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन बीते दिनों 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के द्वारा ऐसे जघन्य अपराध के बावजूद उन दरिंदों को जेल से रिहा कर दिया गया है, और सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें रूटीन प्रक्रिया के तहत ही छोड़ा गया है। दरअसल होता क्या है कि उम्र कैद के दोषियों को 14 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद में किसी खास मौके पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनका अपराध कैसा है। अगर वो दोषी सिविल मामलों के अपराधी हैं तो उन्हें 14 साल की जेल की सज़ा काटने के बाद उनके व्यवहार को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य के देखते हुए रिहा किया जा सकता है। लेकिन यदि अपराध बहुत ही संगीन हो तो इस मामले में ये नियम जरा भी लागू नहीं होते, और बिल्किस बानो केस का मामला संगीन मामलों की सूची में शामिल है, और इसीलिए बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई पर तमाम अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भाजपा सरकार के कुछ नेताओं के द्वारा भी इस तरह के फैसले के खिलाफ सवाल किए जा रहे हैं, और ये सवाल लाजमी भी हैं, क्योंकि इस तरह के जघन्य अपराध के दोषियों को इस तरह से रिहा कर देना जरा भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह का जघन्य अपराध करने के बावजूद भी यदि अंत में दोषियों को छूट ही जाना होता है तो फिर न्याय प्रक्रिया का मतलब ही क्या रह जाता है। लेकिन ऐसे अपराधियों को छोड़ने से ज़्यादा बड़े शर्म की बात यह है कि गुजरात सरकार में भाजपा के नेताओं के द्वारा ऐसे दरिंदों को संस्कारी बताया जा रहा है, और उन दरिंदों का जेल से छोड़ने के बाद इस तरह से स्वागत किया जा रहा है, उन्हें मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, उनका स्वागत इस तरह से किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा काम करके आया हो, कोई सरहद से जंग जीत कर आया हो। इस मामले पर लोगों के द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिल्किस बानो एक मुस्लिम महिला थी, और इसीलिए गुजरात सरकार के द्वारा धर्म के आधार पर न्याय किया गया और इसीलिए उन लोगों को रिहा कर दिया गया है। लेकिन महिला तो आखिर महिला होती है, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जात की हो, अगर उसके खिलाफ इस तरह का अत्याचार, इस तरह का अन्याय होता है तो ऐसे दरिंदों को, ऐसे अपराधियों को सरकारों के द्वारा ज़रा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो ये थी बिल्किस बानो की पूरी कहानी। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके अपने राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।